वेलकम टू पढ़ ले 11th। तो यहाँ पे आप मुझे जानते हो, मेरा नाम शगुन है और मैं आपको यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। ठीक है, हम टर्म 2 का पूरा सिलेबस यहाँ पे देखने वाले हैं और हमने ऑलरेडी एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोडेड है। इन केस अगर आपने मिस करा है तो उसको जरूर देख लेना। आज की क्लास में हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर जो आपके टर्म 2 में आ रहा है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ एस ब्लॉक एलिमेंट्स तो बच्चों को ना बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है मेन ग्रुप एलिमेंट्स पढ़ने के लिए। जैसे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ने में ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, द रीजन बिहाइंड दैट इज कि वहाँ पे बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, बिकॉज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज यू ऑल नो इज अ एक्सेप्शनल केमिस्ट्री, है ना। अलग से ही आपको एक्सेप्शंस पढ़ने पड़ते हैं, कभी भी कहीं से भी कोई भी एक्सेप्शन आ जाता है जिसको हमें लर्न करना पड़ता है। और अगर मैं बात करूँ साइंस के बच्चों की तो जनरली जो साइंस के बच्चों का दिमाग होता है ना, थोड़ी सी ऐसी नॉर्मल बातें कर लेते हैं, उसके बाद एस ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो जनरली अगर मैं बात करूँ जो साइंस के बच्चे होते हैं ना, उनका माइंड थोड़ा सा कंसेप्चुअल होता है, उनको कंसेप्ट ज़्यादा पसंद होता है एज कम्पेयर टू कि जहाँ पे लर्निंग है। लर्निंग ना एक बर्डन लगते हैं साइंस के बच्चों को। एग्री कर रहे हो ना मेरी बात? तो वही वाली बात है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स वैसे डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, कोशिश करूंगी कि बहुत इजी आपको लगे और लगेगा भी, डोंट वरी अबाउट दैट। बट यहाँ पे एस ब्लॉक एलिमेंट्स में कुछ रिएक्शंस हैं जो आपको लर्न करनी ही पड़ेगी, उसमें मैं आपकी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगी। अब लर्निंग करने का तरीका ये होता है कि आप चीज़ों को लिख लिख के देखो, बार बार चीज़ों को लिख लिख के देखो। सुबह उठ रहे हो लिख लो, पहले सारी रिएक्शंस लिख लो, रात को सोने से पहले लिख लो, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी तो आपको फिर वो चैप्टर ईजी लगेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जितना मैक्सिमम कंसेप्ट का यूज़ कर सकते हैं वो तो हम डेफिनेटली करेंगे, बट थोड़ा सा लर्निंग बेस्ड ये चैप्टर रहेगा तो वो भी आपको थोड़ा सा मेरे लिए कॉपरेट करके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फटाफट से अब एस ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट कर देते हैं। 2 लेक्चर्स में इसको भी हम वाइंड अप कर देंगे। जैसे हमने हाइड्रोकार्बन्स को बहुत अच्छे से करा है, इसको भी काफ़ी डिटेल में करेंगे। अगर आप इस चैप्टर के बाद मेरे से पढ़ने के बाद एनसीईआरटी पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत मज़ा आएगा, एनसीईआरटी आप समझ भी आएगी। अगर आप बिना पढ़े एस ब्लॉक एलिमेंट्स में एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम वहाँ पे आए, लेकिन जब आप क्लासेस ले लोगे तो आप एनसीईआरटी पढ़ के देखना, आपको सारी चीज़ें बहुत ईजी और मक्खन लगने वाली है। ठीक है, तो ये वाली छोटी सी बात थी। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। 2 ग्रुप्स होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स में, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। वो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले, बट दिस विल बी पार्ट नंबर 1। और फटाफट से अब स्टार्ट कर देते हैं। डोंट वरी, यहाँ पे बहुत प्यारी सी इमेज मैंने को देखी, बहुत रिलेटेबल मुझे लगा तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो बच्चा ना ये पढ़ने की कोशिश कर रहा है बट ये पढ़ नहीं पा रहा है। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि एस ब्लॉक थोड़ा सा थियोटिकल चैप्टर है। सिमिलरली पी ब्लॉक की बात करेंगे, वो भी थोड़ा सा थियोटिकल चैप्टर है, बट यू डोंट हैव टू वरी। जब मैं आपको एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ाऊंगी तो बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे और बहुत अच्छे से आपको मज़ा भी आने वाला है यहाँ पे। ठीक है ना, चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं एक बार इन सारे टॉपिक्स को देख लेते हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में बात करेंगे। सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको बताऊंगी कि भाई एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्यों हैं, क्यों सारे एलिमेंट्स में से कुछ ही एलिमेंट्स एस ब्लॉक में बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो वो वाली बात हम यहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन में करने वाले। साथ के साथ एल्कली मेटल्स ग्रुप 1 मेटल्स होते हैं और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ग्रुप 2 मेटल्स होते हैं, उनके बारे में जो कॉमन पीरियोडिक चीज़ें हैं, जैसे पीरियोडिक ट्रेंड्स, कॉमन पीरियोडिक ट्रेंड्स जैसे एटॉमिक रेडियाई किस तरीके से वैरी कर रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी किस तरीके से वैरी कर रही है, हाइड्रेशन एंथैल्पी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी कॉमन पीरियोडिक ट्रेंड्स और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, हम कंपेयर करके पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैंने बोला एल्कली मेटल्स ग्रुप 1 मेटल होते हैं और ग्रुप 2 मेटल्स जो है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। क्लियर हुआ? इसके अलावा डायगोनल रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायगोनल रिलेशनशिप को हम डिस्कस करेंगे, सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन रहेगी डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में, और इसकी जो कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बट डायगोनल रिलेशनशिप होते क्या है यहाँ पे मैं आपको समझा दूंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम यहाँ पे हम करने वाले हैं, और यहाँ पे आईयूपैक नॉमेनक्लेचर तो नहीं करेंगे, ऑब्वियसली ये रह गया है, सॉरी, वेरी सॉरी। आईयूपैक नॉमेनक्लेचर आपका हम कर चुके हैं, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ओके, चल इतना सा तो छोटी छोटी मिस्टेक्स चलती है, तो आई होप कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सो बेसिक इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, एस ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या है, ये आपकी पूरी पीरियोडिक टेबल होती है। आपने अच्छा, अब ना इस पॉइंट पे मैं बोलना चाहूँगी कि आपने एक चैप्टर करा है क्लास 11th में टर्म 1 में, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ये वाला चैप्टर अगर आपने करा है, बहुत अच्छे से करा है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत इस चैप्टर में नहीं आएगी। इस चैप्टर में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से करा हुआ है, किसमें, टर्म 1 में। बट हाँ,
अगर ये चैप्टर आपने नहीं करा टर्म 1 में, तो इस चैप्टर में आपको एटॉमिक रेडियाई में दिक्कत आएगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी में दिक्कत आएगी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये जो आपके नॉर्मल आपके फिजिकल ट्रेंड्स है या आपके प्रोडक्ट ट्रेंड्स है, इनको समझने में दिक्कत आएगी। तो मैं ये प्रॉमिस नहीं कर रही कि मैं आपको बिल्कुल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बिल्कुल करवा दूंगी अच्छे तरीके से और फिर मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे करवाऊंगी, नो, क्योंकि अपने पास इतना टाइम है नहीं। कोशिश मेरी यही रहेगी यहाँ पे आपकी कि यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ के जितने भी आपके बेसिक कंसेप्ट है उसको सिर्फ इंट्रोड्यूस कर दूँ कि आपको वो टॉपिक वहाँ पे पर्टिकुलरली समझ आ जाए। बट मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन आपकी यही रहेगी कि आप ये वाला चैप्टर एक बार कहीं से पढ़ लेना इस चैप्टर को, तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट एक बार एक काम करना, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको यहाँ पे करवा रही हूँ, अभी पीरियोडिक ट्रेंड भी करवाऊंगी, धीरे धीरे चीज़ों को समझाने की कोशिश भी करूंगी। बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाए तो इस चैप्टर को कंटिन्यू कर लेना। अगर आपको दिक्कत लग रही है तो इस चैप्टर के बाद एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, एस ब्लॉक एलिमेंट्स वाला चैप्टर आप देख लेना, तो आपको फिर और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बट जो भी बेसिक चीज़ें यहाँ पे इंक्लूडेड है, मैं एक बार यहाँ पे सारा रिकैप आपको करवाने के बाद ही हम पीरियोडिक ट्रेंड्स को स्टडी करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आप फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। आपकी पूरी पीरियोडिक टेबल है, आपने 10th क्लास में भी देखी है, 11th क्लास के टर्म 1 में भी देखी है। तो इस पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर हम बात करें तो 108 एलिमेंट्स होते हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? टोटल 108 एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है। क्लियर हुआ? अभी पूरे एलिमेंट्स को एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से आपका अरेंज करा गया था सो दैट आप इनकी स्टडी करो तो एक सिस्टमैटिक तरीके से करो। 108 एलिमेंट्स को इंडिविजुअली पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा था, तो उसके एक सिस्टमैटिक स्टडी के लिए हमने इनके अंदर ग्रुपिज्म कर दी, ग्रुप्स में रख दिया। एंड दीज एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर, है ना। तो ये एलिमेंट्स अरेंज करे गए, पीरियोडिक टेबल बनाई गई, और यहाँ पे इन एलिमेंट्स को फर्दर हम ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो 2 ब्लॉक्स है, ये जो 2 ग्रुप्स है, इन्हें हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोले जाते हैं, है ना। और अगर हम बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोले जाते हैं। और नीचे आपके प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे 2 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये क्या होते हैं? इन्हें हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। हम ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनको अलग से नहीं पुट करा, इट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल। ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, बहुत बाद में डिस्कवर हुए थे, बहुत ज़्यादा बाद में डिस्कवर हुए थे। तो इनको प्रॉपर तरीके से एडजस्ट करने की कोशिश करे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो हमने क्या करा, इनको एक डिब्बा दे दिया, ग्रुप 3 के अंदर ही इनको एक डिब्बा दे दिया, बट अलग से हमने इसको रिप्रेजेंट करा हुआ है। तो दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर द पार्ट ऑफ दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इट इज़ जस्ट दैट इनको हम पुट अप नहीं कर पाए थे, तो इनको हमने अलग से जगह दे दी, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि केमिस्ट्री लिखते लिखते मैं आई लिखना भूल गई, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे इस तरीके से आई को अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। बट दिस आई इज नॉट रेड अलोन, इट इज़ अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो वही वाली बात है, इसको हमने अलग से स्पेस दे दी थी, बट ये आपके पीरियोडिक टेबल के ही पार्ट है। क्लियर हुआ? अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें, अपना जो मेन फोकस रहने वाला है अब इन दोनों ग्रुप्स पे रहने वाला है। पूरे पीरियोडिक टेबल में बात करते हैं तो टोटल ग्रुप 18 ग्रुप्स होते हैं। कितने ग्रुप्स होते हैं? 18 ग्रुप्स होते हैं, है ना। 18 ग्रुप्स होते हैं। और क्या होते हैं यहाँ पे? आपके यहाँ पे 7 पीरियड्स होते हैं, 7 पीरियड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स प्रेजेंट होते हैं। ग्रुप्स क्या होते हैं? वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। तो ये आपका ग्रुप नंबर 1 हो जाएगा, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 ग्रुप्स आपके ये प्रेजेंट होते हैं। अपने को जो मेन फोकस रखना है वो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 पे रखना है, क्योंकि यही आपके क्या है? एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं आपके। क्लियर हुआ, है ना। ये आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स है। 3 to 12 वाले जो एलिमेंट्स होते हैं इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। 3 to 12 डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। 13 to 18 आपके जो ग्रुप्स होते हैं इन्हें हम पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। अब क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, तो सिर्फ हम एस ब्लॉक को ही यहाँ पे देखने वाले हैं। अब एक क्वेश्चन मेरा सिंपल सा आपका ये रहता है क्वेश्चन कि व्हाई इज कैल्शियम प्लेस्ड हियर? कैल्शियम को यहाँ पे क्यों रखा गया? कैल्शियम एक एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों है? या फिर ब्रोमीन एक पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों है? या फिर कोबाल्ट एक डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों है? हम किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं कि हमारे आपके ब्लॉक एलिमेंट्स है, किसी पर्टिकुलर ब्लॉक के एलिमेंट्स है? हाउ डू वी कैटेगराइज दैट? तो आंसर सिंपल से ये है कि अगर मैं कैल्शियम को उठा के देखूँ, इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है।
अब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आनी चाहिए। ये जो आप क्लास 11th में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो वो आपको आनी चाहिए। इन केस अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी नहीं आती है तो इस चैप्टर में दिक्कत आएगी। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाऊंगी तो फिर आपको दिक्कत यहाँ पे हमारा टर्म 2 के चैप्टर्स रह जाएंगे, ठीक है। तो मेक श्योर आप ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट आपको अच्छे से आता हो, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं कैल्शियम की एटॉमिक नंबर 20 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s2 2s2 2p6, ठीक है। 20 इलेक्ट्रॉन्स आपने भरने हैं। 3s2 देखो 20 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, 2 इसमें भरे गए, 8 इसमें हो गए टोटल। 3s2 3p6 8 ही हो गए टोटल, 18 भर दिए आपने यहाँ पे। और अब आप 4s2 में भर दो तो 4s2। सिंस यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, s ऑर्बिटल में गया है, तो कैल्शियम इज अ पार्ट ऑफ s ब्लॉक एलिमेंट्स। तो कौन सा एलिमेंट किसका पार्ट है, s ब्लॉक का पार्ट है, p ब्लॉक का पार्ट है या फिर d ब्लॉक का पार्ट है, वो किस पे भी डिपेंड करता है, वो इस पे डिपेंड करता है कि आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में गया है। क्या वो s ऑर्बिटल में गया या फिर वो p ऑर्बिटल में गया या फिर वो d ऑर्बिटल में गया या फिर वो f ऑर्बिटल्स में गया है। अगर वो s ऑर्बिटल में गया होगा तो वो s ब्लॉक एलिमेंट होगा, अगर p ऑर्बिटल में गया होगा तो p ब्लॉक एलिमेंट, d में गया हो तो d ब्लॉक, f में गया होगा तो f ब्लॉक एलिमेंट वो बोला जाता है, ठीक है। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। बात करते हैं लिथियम की। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखोगे तो 1s2 2s1 हो जाएगी, ठीक है। ये आपको लिखनी आनी चाहिए। अब ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है फिर से s ऑर्बिटल में गया है तो ये क्या हो जाएगा, एक s ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा। बात करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2 2s2 2p5 होने वाला है। यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है आपका 9th इलेक्ट्रॉन किस में गया है, p ऑर्बिटल में गया है। p ऑर्बिटल में गया है तो फ्लोरीन क्या हो जाएगा, p ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं कि कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट आपका वो होता है। तो s ब्लॉक एलिमेंट्स आपके वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया होता है, s ऑर्बिटल्स में गया होता है, s ऑर्बिटल में गया होता है, तो वो आपका s ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है, ठीक है। अब देखो s ऑर्बिटल अगर आपको पता हो तो s सबशेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल यहाँ पे प्रेजेंट होता है। s ऑर्बिटल के अंदर एक ही ऑर्बिटल यहाँ पे प्रेजेंट होता है और जब आप इसमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं तो आपके यहाँ पे 1 और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से फिल हो जाते हैं। एक s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आते हैं, एक s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मैक्सिमम आएंगे तो हम क्या बोलेंगे कि इसके अंदर s ब्लॉक एलिमेंट्स में 2 ग्रुप्स होते हैं, एक नंबर ग्रुप 1 होता है और दूसरा ग्रुप 2 होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही अगर हम बात करें एक p सबशेल की बात करते हैं, एक p सबशेल में हम बात करेंगे तो इसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे अगर आप देखो तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं। तो अगर इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं तो इसको हम बोलेंगे कि इसके अंदर 6 ग्रुप्स मैक्सिमम प्रेजेंट होते हैं। एक p ब्लॉक में 6 ग्रुप्स होते हैं और वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं, ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक आपके कितने 6 ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। 13 14 15 16 17 18 6 ग्रुप्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लेट्स टॉक अबाउट डी सबशेल। तो डी सबशेल की बात करेंगे। डी सबशेल में कितने आपके डिब्बे होते हैं, डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये सारा बेसिक है आपका, ठीक है। क्लास 11th टर्म 1 में बेसिक चीज़ें हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आ रही तो एक बार क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाला चैप्टर जरूर पढ़ लेना, ठीक है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं। तो इसके अंदर हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम 10 ग्रुप्स होंगे और आपके ग्रुप 2 से लेकर ग्रुप 12 तक आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स वहाँ पे लाई करते हैं। तो इतना समझ आया कि s ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसलिए 2 ही ग्रुप वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एक ग्रुप नंबर 1 और एक ग्रुप नंबर 2। अब ग्रुप नंबर 1 की बात करते हैं तो ग्रुप नंबर 1 को हम एक नाम से बोलते हैं जिसका नाम है एल्कली मेटल्स। इनको क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स बोलते हैं। और ग्रुप नंबर 2 को हम क्या बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आप ग्रुप नंबर 2 को बोलते हो। क्लियर हुआ। इसको मैंने कैसे याद करा था, इसको मैंने इस तरीके से याद करा था कि 1 एक छोटा नंबर है तो ये छोटा वर्ड होगा एल्कली मेटल,
2 एक बड़ा नंबर है तो यहाँ पे बड़ा वर्ड आएगा एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। तो ये छोटी सी बात है, इसको आप याद कर लेना। ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स को अगर मैं डिस्कस करूँ तो ये सारे ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स हैं, इन्हें हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं। और यूजुअली आपका हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो एनोमलस पोजीशन है। इसको बस इसलिए रख दिया क्योंकि इसकी जो बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी वो आपके ग्रुप नंबर 1 से मैच कर रही थी, तो इसलिए हमने इसको रख दिया। बट इसकी पोजीशन जो है बिल्कुल एक हाइड्रोजन की और दूसरी हीलियम की पोजीशन जो है आपकी ऐसे ही वो रखे हुए हैं क्योंकि और कोई जगह मिल नहीं रही थी। बाकी डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में आपको ये बताया जाता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे एल्कली मेटल्स जो है आपके लिथियम से हम कंसिडर करते हैं, एल्कली मेटल्स लिथियम से हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। सो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम आपका होता है, ये आपके एल्कली मेटल्स या ग्रुप 1 मेटल्स होते हैं, ठीक है। इसको याद करने का ट्रिक सिंपल सा ये है, मैंने कैसे याद करा था आप उसी तरीके से याद कर सकते हो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स। तो मैंने इसको इस तरीके से याद करा था, हाय लीना क्या रूबी के साथ फ्रेंडशिप रखोगी। इस तरीके से आप ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को याद रख सकते हो, ठीक है। समझ आया? हाय लीना क्या रूबी के साथ फ्रेंडशिप रखोगी करके आप याद रख सकते हो। और अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन जो है पीरियड नंबर 1 का एलिमेंट है, लिथियम पीरियड नंबर 2 का एलिमेंट है, सोडियम पीरियड नंबर 3 का एलिमेंट है, पोटेशियम पीरियड नंबर 4 का एलिमेंट है, रुबिडियम पीरियड नंबर 5 का एलिमेंट है, सीजियम पीरियड नंबर 6, और आपको पता है मैक्सिमम पीरियड्स कितने होते हैं, पीरियड नंबर 7 में आपका फ्रांशियम लाई करता है। बात करते हैं ग्रुप 2 की। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स ये वाले होते हैं जहाँ पे बेरिलियम जो है आपका पीरियड नंबर 2 से स्टार्ट होता है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल देखोगे तो हाइड्रोजन और हीलियम ही ग्रुप पीरियड नंबर 1 के पार्ट होते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन एंड सो ऑन, फिर वो पीरियड नंबर 2 के पार्ट होते हैं। तो पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 5, 6 एंड दिस इज योर 7 रेडियम, ठीक है। अब देखो ये आपके ग्रुप 2 एलिमेंट्स क्या बोलते हैं, जैसे कि मैंने बोला ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी बोले जाते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी बोले जाते हैं। इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो आपके अर्थ क्रस्ट में बहुत इजीली मिल जाते हैं और वो बेसिक नेचर के होते हैं, इसलिए हम उनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे बेरिलियम की अगर हम बात करें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम आपके ग्रुप 2 एलिमेंट्स है। इसको किस तरीके से याद कर सकते हो, इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, बेटा मांगे कार स्कूटर, ठीक है, और बाप राजी, पापा ने हाँ भर दी, ठीक है। इस तरीके से आप ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को याद कर सकते हो। आई होप इट्स वेरी क्लियर। अब ना थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हमें बात करनी है, तो मैं इसी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है, 1s1। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है, 1s2, 2s1। क्लियर हो रहा है? सोडियम पे आओगे तो यहाँ पे 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, एटॉमिक नंबर 11 होगा, ठीक है। ऐसे ही पोटेशियम पे आओगे तो लास्ट में आप देखो एक पैटर्न बन रही है, 1s1, 2s1, 3s1 जितनी भी है यहाँ पे लास्ट में 4s1 आएगा। रुबिडियम में आओगे, सीजियम और फिर फ्रांशियम पे आओगे तो यहाँ पे रुबिडियम के लिए लास्ट में 5s1 आ जाएगा, सीजियम के लिए 6s1 लास्ट में आ जाएगा, फ्रांशियम के लिए 7s1 लास्ट में आ जाएगा। समझ आ रही है ये बात? तो आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 1 एलिमेंट्स की क्या कर सकते हो, ग्रुप 1 एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ns1 करके एंड कर सकते हो। किस तरीके से एंड कर सकते हो, ns1 आप करके एंड कर सकते हो, जहाँ पे n क्या है, उस एलिमेंट का वैलेंस शेल, लास्ट शेल बोल सकते हो, या फिर उस एलिमेंट का पीरियड नंबर भी आप बोल सकते हो, उस एलिमेंट का पीरियड नंबर भी आप यहाँ पे बोल सकते हो। जैसे कि मैंने बोला था हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है, लिथियम सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है तो 2s1, सोडियम थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो 3s1, पोटेशियम फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है तो 4s1, है ना। इस तरीके से आप देख सकते हो 6 पीरियड का एलिमेंट है और 7 पीरियड का एलिमेंट है तो ns1 करके आप जनरलाइज कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूँ, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, यहाँ पे मैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिख दूँ। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 करके एंड होगी, ठीक है। मैग्नीशियम की अगर हम देखें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 से एंड होगी। कैल्शियम की अगर आप देखोगे तो लास्ट में 4s2 आएगा, यहाँ पे 5s2 फॉर स्ट्रोंशियम,
6s2 फॉर बेरियम, 7s2 फॉर रेडियम होगा। तो ग्रुप 2 को जनरलाइज अगर आपको करना है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरलाइज कर सकते हो एज NS2 जहाँ पे अगेन N क्या है, उस एलिमेंट का पीरियड नंबर। आप बस इतना फिगर आउट करो कि कैल्शियम का पीरियड नंबर क्या है और लास्ट में आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। जो कैल्शियम है ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, तो लास्ट में 4s2 करके आप इसको एंड कर सकते हो, है ना। 4s2 करके आप एंड कर सकते हो और हमने करा भी है, हमने यहाँ पे करा भी था, लास्ट में 4s2 लिखा था, है ना। तो बस यही वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। सो इन जनरल अगर हम बात करें एस ब्लॉक एलिमेंट्स की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ग्रुप 1 के लिए, अभी आपने देखा ग्रुप 1 के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, NS1, और ग्रुप 2 के लिए NS2 होती है। तो यहाँ पे आप जनरलाइज करके लिख सकते हो। ग्रुप 1 में अगर आप एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें उसको जनरलाइज करके NS1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। ग्रुप 2 की अगर हम बात करें जनरलाइज करके NS2 होती है। और ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों ही एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो NS या तो 1 या NS2, NS1 2 आपकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप एस ब्लॉक एलिमेंट्स की होती है। आई होप इट्स वेरी क्लियर। एलिमेंट्स आपको याद हो गए होंगे, ठीक है, सारी चीज़ें आपको पता लग गई है। अब ना इंडिविजुअली हमें यहाँ पे डिस्कशन करनी है, तो यहाँ पे फटाफट से अब हम कंपेयर करके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कंपेयर करके चीज़ों को पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हमें याद होती है, तो ऐसे डबल बार नहीं करना पड़ता, कंपैरिजन में ही सारी चीज़ें हो जाती है, तो बहुत ही जल्दी आपका ये चैप्टर या फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं कि जैसे मैंने बोला कि लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर आपके एस ऑर्बिटल में जाएगा तो वो एक एस ब्लॉक एलिमेंट बोला जाएगा। तो यही डेफिनेशन लिखी हुई है, एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द एलिमेंट एंटर्स द एस ऑर्बिटल, तो वो एक एस ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है। एस के अंदर सिर्फ एक ही एस सबशेल के अंदर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, एस सबशेल के अंदर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है। पी में 3 ऑर्बिटल्स थे, डी में 5 ऑर्बिटल्स थे। सिंस एस के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है तो हम क्या बोलेंगे, इसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, इसलिए मैक्सिमम 2 ग्रुप्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एक ग्रुप नंबर 1 एक ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 1 को एल्कली मेटल्स बोलते हैं और ग्रुप नंबर 2 को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। बड़ा नंबर है तो बड़ा वर्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आप यूज करेंगे। क्लियर हो रहा है? ओके, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी मैंने आपको बताई कि यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 के लिए NS1 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ग्रुप नंबर 2 के लिए बात करते तो आपकी NS2 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आगे नोबल गैस क्या लगा रखा है, ध्यान से देखना। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना था, 3 था, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम क्या करते थे, 1s2 2s1। बट अगर आपको याद है ये 1s2 क्या है, हीलियम ही तो है ना। ऐसे देखो सोडियम की, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना था, 11। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते तो किस तरीके से करते थे, 1s2 2s2 2p6 और फिर 3s1। अगर आपको पता हो ये 1s2 2s2 2p6 क्या है, नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। यहाँ पे 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1 7s1 तो आप कर ही लेना, लेकिन यहाँ पे हीलियम लगा लेना, फिर नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये आपके ग्रुप 18 एलिमेंट्स है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, हीना और करिश्मा, एक्सरे, रंगीन करके आप याद कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी बात करते हैं बेरिलियम की, तो बेरिलियम की जो आपका एटॉमिक नंबर था वो कितना था, 4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2। 1s2 को नोबल गैस के फॉर्म में लिख दिया, हीलियम के फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि 1s2 हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 नियॉन होता है, फिर 3s1 आता है, तो ये पूरे लिखने की जगह नियॉन लिख दिया। इस तरीके से आप कर सकते हो। तो बेमगर का आप बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी करके आपने याद कर लिया। ये 2s2 3s2 4s2 5s2 6s2 7s2 कर लिया, और ये हीना और करिश्मा के एक्सरे रंगीन करके आपने याद कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ सकते हैं। और नोबल गैस हम आगे लगा देते हैं क्योंकि आप नोबल गैस के वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये हमने पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करी है, ये फर्स्ट चीज़ है जो हमें पढ़नी होती है। इसके बाद अगर बात करें एल्कली मेटल्स की और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके जैसे नोबल गैसेस है वो एटॉमिक फॉर्म में या एलिमेंटल फॉर्म में रहते हैं। हीलियम एज अ हीलियम ही रहता है, वो कंबाइंड स्टेट में नहीं रहता। नियॉन एज अ नियॉन ही रहता है, वो कंबाइंड स्टेट में नहीं रहता है। तो क्या आपके एल्कली मेटल्स, सोडियम आपका सोडियम के ही फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या फिर कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा? ऐसे एल्कलाइन अर्थ मेटल में कैल्शियम एज अ कैल्शियम के ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या फिर वो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सो द आंसर इज आपके जो एल्कली मेटल्स होते हैं और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। और वो रिएक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि वो देखो आपका केमिकल बॉन्डिंग का यहाँ पे कंसेप्ट यूज होगा। केमिकल बॉन्डिंग में एक लुईस थ्योरी आती है, और लुईस थ्योरी ये कहती है कि एवरी एलिमेंट wants to get the
नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या फिर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन उसको चाहिए होती है। अब अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस NS1 है, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से लगा सकता है, अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ नोबल गैस बचेगा। तो यहाँ पे जो आपके ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स होते हैं ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखाते हैं। ये आगे भी डिस्कस करेंगे। यूनिपॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आपके एल्कली मेटल्स दिखाते हैं। ऐसे अगर हम बात करें ग्रुप 2 एलिमेंट्स की, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे लेके आ सकते हैं, जब NS में से दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये निकाल दें तो आपकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पे आ सकती है। तो यहाँ पे ग्रुप 2 वाले एलिमेंट्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, डाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, और ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स पॉजिटिव यूनिपॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, सो दैट इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस जितनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाए। क्लियर हो गया, समझ आ गई ये वाली बात? ठीक है, तो इसलिए क्योंकि वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं, ऑब्वियसली मेटल्स हैं, मेटल हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो मेटल्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना चाहते हैं। ठीक है, मेटल हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो सिमिलरली ये आपके मेटल्स जो एल्कली मेटल्स हैं M पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है M+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। और जब वो आयनिक स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, जब वो आपके आयनिक स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली कंबाइंड फॉर्म में वो आपके एनायंस के साथ कंबाइंड फॉर्म में आपके एग्जिस्ट करते हैं। तो आपके एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं आपके बेसिकली काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, hence do not occur in free state but occurs in your combined state, जिनमें जनरली या तो वो आयनिक कंपाउंड बनाएंगे या फिर वो कोवलेंट कंपाउंड बनाएंगे। क्लियर हो गया? अपार्ट फ्रॉम दैट जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो कौन कौन से कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, वो हेलाइड्स बना सकते हैं, ऑक्साइड्स बना सकते हैं, सिलिकेट्स, बोरेट्स, नाइट्रेट्स बना सकते हैं। लेकिन जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं वो कार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स, सल्फेट्स, फॉस्फेट्स ऐसी चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से याद कर सकते हो। जो एल्कली मेटल है, मेटल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो X- के साथ कंबाइन करके हेलाइड्स बना सकते हैं, O2- के साथ कंबाइन करके ऑक्साइड्स बना सकते हैं, ऐसे ही सिलिकेट्स बना सकते हैं, आपके नाइट्रेट्स बना सकते हैं, बोरेट्स बना सकते हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल में CO3 के साथ कंबाइन करके या O2- या फिर SO4 के साथ कंबाइन करके आपके M+2 वाले कार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स, सल्फेट्स, फॉस्फेट्स, PO4 के साथ कंबाइन करके फॉस्फेट्स भी बना सकते हैं। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें हो गई, वो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते। अपार्ट फ्रॉम दैट एल्कली मेटल्स की जो है सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। देखो ये जो एलिमेंट्स आपके पूरे पीरियोडिक टेबल में अरेंज करे गए हैं, इनमें होपफुली इनको जो अरेंज हमने करा था तो हम क्या बोलते थे कि ये आपके सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज दिखा रहे, इसलिए हमको सिमिलर ग्रुप में हमने इनको डाला। ऐसे ये सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज दिखा रहे, सेम रिएक्टिविटी दिखा रहे, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसलिए हमने एक ग्रुप में डाला। तो होपफुली हमने भी ये सोचा था कि ये सारे एलिमेंट्स जो लिथियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम है, ये सेम केमिकल रिएक्टिविटी दिखाएंगे। ऐसे ये वाले एलिमेंट्स भी सेम केमिकल रिएक्टिविटी दिखाएंगे, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। यहाँ पे एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम की हम बात करते हैं। जो आपका ग्रुप 1 एलिमेंट में लिथियम है, ये कुछ केमिकल रिएक्शन इस तरीके से दिखाता है जो बाकी सारे एलिमेंट्स नहीं दिखाते। एनोमलस मतलब अलग से, जो अलग बिहेवियर वो दिखा रहा है, हटकर बिहेवियर वो दिखा रहा है, वो एनोमलस आपका बेसिकली एनोमलस बिहेवियर में आता है। ऐसे अगर हम बात करें ग्रुप 2 एलिमेंट्स में, जो बेरिलियम है, बेरिलियम जो है वो अलग केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाने वाला है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2, तो ये एनोमलस बिहेवियर में आ जाता है। ठीक है, और वो क्यों होता है, वो 4 मेन रीजंस की वजह से होता है। एक तो उनके अंदर स्मॉल साइज होता है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, इस तरीके से आपके 4 रीजंस होते हैं, इसलिए वो अलग अलग बिहेवियर दिखाते हैं। तो वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, जो एल्कली मेटल्स है दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स जो है उनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज है, येट दे डू नॉट अकर टुगेदर। उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उनमें कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंस होती है साइज में। जनरली जो फर्स्ट एलिमेंट होता है एल्कली मेटल में, जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑल्दो हाइड्रोजन है, बट हम लिथियम से ही कंसिडर करते हैं क्योंकि हम एल्कली मेटल वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2 जो है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो है, या फिर दूसरे पीरियड्स के जो फर्स्ट एलिमेंट है, वो डिफर करते हैं इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सेम एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप। द रीजन बिहाइंड दैट इज द एनोमलस बिहेवियर। 4 रीजंस की वजह से देखने को मिलता है। एक तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उनका छोटा एटॉमिक साइज और आयनिक रेडियाई होता है। दूसरा, इनकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, तो अलग प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। इनकी पोलराइजेशन पावर भी बहुत ज़्यादा होती है और एब्सेंस ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर होते हैं। ठीक है, जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं उनमें डी ऑर्बिटल्स नहीं होते। जब हम बात करते हैं
लिथियम और बेरिलियम ये आपके सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है। सेकंड पीरियड में 2d तो होता ही नहीं है ना, d जो है वो 3 से स्टार्ट होता है, तो थर्ड पीरियड से d ऑर्बिटल्स आते हैं, सेकेंड पीरियड में d ऑर्बिटल्स नहीं होते, ठीक है। तो इनके अंदर d ऑर्बिटल्स एब्सेंट होते हैं सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट्स के अंदर। हाई पोलराइजेशन पावर होती है क्योंकि छोटा केटायन होता है, तो फजांस रूल बोलता है कि जितना छोटा केटायन होगा और जितना बड़ा एनायन होगा तो उसमें पोलराइजेशन, केटायन की पोलराइज करने की पावर ज़्यादा होती है, तो हाई पोलराइजेशन एनर्जी यहाँ पे होती है क्योंकि आपके जो एलिमेंट्स है ग्रुप 2 वाले, ठीक है, उनके अंदर छोटा साइज है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी की वजह से यहाँ पर हम बोलते हैं कि वो अलग बिहेवियर दिखाते हैं, ठीक है। तो फटाफट से इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। ये समझ आ गया ना आपको? चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे देखो डायगोनल रिलेशनशिप का एक टॉपिक होता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला जो लिथियम है, लिथियम क्या करता है, ये वाला जो एलिमेंट है कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे दिखाते हैं जो बाकी के एलिमेंट्स इस ग्रुप के नहीं दिखाते, वो एनोमलस बिहेवियर हो गया। ऐसी बात करते हैं बेरिलियम की, बेरिलियम भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, उनकी 4 रीजंस की वजह से। कौन कौन से 4 रीजंस थे आपके, कि इसमें आपका साइज छोटा होता है, हाई पोलराइजेशन एनर्जी होती है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और आपकी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी और एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स की वजह से जो बेरिलियम है वो भी कुछ अलग केमिकल रिएक्शंस दिखाते हैं जो बाकी सारे ग्रुप 2 के एलिमेंट्स नहीं दिखाते। बट ये जो अलग केमिकल रिएक्शंस दिखाता है वो किससे मैच करता है, वो मैग्नीशियम से मैच करता है। लिथियम की कुछ केमिकल रिएक्शंस मैग्नीशियम से मैच करते हैं, ऐसी बेरिलियम की बात करें तो उसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस एल्यूमिनियम से मैच करती है। ऐसी बोरॉन की बात करें तो उसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस सिलिकॉन से मैच करेगी, कार्बन की कुछ केमिकल रिएक्शन फॉस्फोरस से मैच करेगी, और यहाँ पे इसी को हम डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। तो डायगोनल रिलेशनशिप क्या है? डायगोनल रिलेशनशिप ये है कि आपका जो ग्रुप 1 वाला एलिमेंट है, ग्रुप 1 का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ केमिकल रिएक्शंस ग्रुप 2 के अनदर एलिमेंट से मैच करते हैं, उससे नीचे वाले थर्ड पीरियड के एलिमेंट से मैच करते हैं। तो बहुत सारे पीरियड्स, बहुत सारे ग्रुप्स में ये चीज़ देखने को मिलती है, जो आपके सेकेंड एलिमेंट्स की केमिकल रिएक्टिविटी है वो नेक्स्ट ग्रुप के थर्ड एलिमेंट से मैच करती हुई मिलेगी। डी ब्लॉक को हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करते, बेरिलियम के बाद बोरॉन आता है, तो बेरिलियम के बाद बेरिलियम की जो प्रॉपर्टी है वो बोरॉन फैमिली के थर्ड पीरियड से मैच करेगी। ऐसी बोरॉन की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो नेक्स्ट ग्रुप के थर्ड एलिमेंट से प्रॉपर्टी मैच करेगी, और यही आपकी क्या है, डायगोनल रिलेशनशिप है। तो डायगोनल रिलेशनशिप में आप पढ़ सकते हो सम ऑफ द एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, अब सर्टेन ग्रुप्स जो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो नेक्स्ट हायर ग्रुप के थर्ड पीरियड से रिजेंबल करेगी। ये डायगोनल रिलेशनशिप की आपकी डेफिनेशन रह जाती है। इस तरीके से आप दिखा सकते हो, ये ग्रुप नंबर 1, ये ग्रुप नंबर 2, 13, 14, 15 ग्रुप है। लिथियम सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, इसकी प्रॉपर्टी नेक्स्ट हायर ग्रुप के थर्ड पीरियड से मैच करिए। बेरिलियम सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, इसकी प्रॉपर्टी नेक्स्ट हायर ग्रुप के थर्ड एलिमेंट से मैच करे, एल्यूमिनियम से मैच करती है। बोरॉन 13 पीरियड का एलिमेंट है, इसकी नेक्स्ट हायर ग्रुप 14th पीरियड का एलिमेंट की 14 ग्रुप का थर्ड एलिमेंट सिलिकॉन से मैच करेगी। तो ये डायगोनल रिलेशनशिप है। और ये क्यों होता है डायगोनल रिलेशनशिप, क्यों देखने को मिलता है? लिथियम की जो प्रॉपर्टी है वो ग्रुप 1 के एलिमेंट से मैच ना करने का रीजन, ये 4 रीजन है। अब लिथियम की जो प्रॉपर्टी है वो मैग्नीशियम से क्यों मैच करे, उसके पीछे ये 3 रीजन है। क्लियर है? तो सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम और बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम रिजेंबल्स ड्यू टू योर डायगोनल रिलेशनशिप। और डायगोनल रिलेशनशिप क्यों होता है? क्योंकि इन दोनों का, लिथियम और मैग्नीशियम का, बेरिलियम और एल्यूमिनियम का, ऐसी बोरॉन और सिलिकॉन की सिमिलर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है, सिमिलर एटॉमिक एंड आयनिक साइज होता है, और सिमिलर पोलराइजेशन एनर्जी यहाँ पे देखने को पोलराइजेशन पावर देखने को मिलते हैं। इसकी वजह से सिमिलर प्रॉपर्टीज ये दिखाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें एटॉमिक साइज की, तो आप वापस से एक बार पीरियोडिक टेबल पे चलते हैं, तो हम जानते हैं नीचे आते आते साइज इंक्रीज करता है, लेफ्ट टू राइट जाते जाते साइज डिक्रीज कर रहा है। तो लिथियम के आगे वाले ग्रुप का साइज छोटा होना चाहिए, बट नीचे आओगे तो आपका बैलेंस हो जाता है। तो लिथियम और मैग्नीशियम का सेम या फिर सिमिलर साइज आप बोल सकते हो। इधर जाएगा तो डिक्रीज होगा, डिक्रीमेंट वाला जो है इधर नीचे आने से इंक्रीज हो जाएगा। तो जितना डिक्रीज हुआ उतना इंक्रीज हुआ, और आपका सिमिलर साइज यहाँ पे लिथियम और मैग्नीशियम का आ जाता है। ऐसे ही लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आपका साइज डिक्रीज हुआ, फिर नीचे आओगे तो इंक्रीज हो गया। तो डिक्रीज और इंक्रीज कैंसिल होकर आपका बेरिलियम और एल्यूमिनियम का साइज जो है वो सिमिलर हो जाता है। तो बस इसीलिए इनका सेम एटॉमिक रेडियाई होता है,
सेम आयनिक रेडियाई होता है तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज आपके डायगोनल रिलेशनशिप में देखने को मिलती है। तो आप पहले एटॉमिक रेडियाई समझ लीजिए, आयनिक रेडियाई समझ लीजिए, ऑटोमेटिकली पोलराइजेशन पावर आपको समझ आ जाएगी और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर भी आपको समझ आ जाएगा। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव की पावर की बात करते हैं तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कम होता है, नीचे आने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज होता है। अगेन बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इधर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कम हो रही है, नीचे आ रहे हैं तो इंक्रीज कर रहे हैं, तो इन दोनों का सेम इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, सेम आयनिक रेडियाई, सेम एटॉमिक रेडियाई। और जब सेम एटॉमिक रेडियाई होता है तो ऑब्वियसली आपका जो सेम इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर और सेम एटॉमिक रेडियाई होता है तो पोलराइजेशन पावर भी सेम या सिमिलर होती है, क्योंकि पोलराइजेशन क्या होती है, चार्ज अपॉन साइज, चार्ज अपॉन साइज। ये फॉर्मूले में इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो चार्ज भी सेम है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर सेम है और साइज भी सिमिलर है, इसकी वजह से पोलराइजेशन पावर भी लिथियम और मैग्नीशियम की सिमिलर होती है, बेरिलियम और एल्यूमिनियम की सिमिलर होती है, इसलिए वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर डिक्रीजेज अलॉन्ग द पीरियड बट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, तो ये बैलेंस हो जाता है, ठीक है। ऑन मूविंग डायगोनली दीज टू ऑपोजिट ट्रेंड्स कैंसिल आउट ईच अदर and this results in diagonally related elements have similar electropositive character and exhibit similar properties. Similarly atomic radii की बात करेंगे तो atomic radii या ionic radii डिक्रीज करता है across the period, इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, तो ये आपका पार्शियल कैंसिलेशन इसमें हो रहा है, ठीक है। और पार्शियल कैंसिलेशन की वजह से फिर से सिमिलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं आपकी पोलराइजेशन पावर की, तो यहाँ पे पोलराइजेशन पावर इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड, ठीक है। पोलराइजेशन पावर इंक्रीज करते हैं अक्रॉस द पीरियड, डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, फिर से कैंसिलेशन हो रही है, तो सेम केमिकल और सिमिलर पोलराइजेशन पावर की वजह से सेम केमिकल प्रॉपर्टीज देखने को मिलते हैं। तो अभी ये जो इंट्रोड्यूस करा है ये आपका क्या है, ये आपका बेसिक सा डायगोनल रिलेशनशिप का ट्रेंड है। अभी हमें इंडिविजुअली केमिकल रिएक्शंस करनी है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एनोमलस बिहेवियर में कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस है वो हमें करनी है, साथ के साथ डायगोनल रिलेशनशिप में कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस है वो भी हमें यहाँ पे करना है। बट अब क्या करने वाले हैं, पीरियोडिक ट्रेंड्स को कंपेयर करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फिजिकल और पीरियोडिक ट्रेंड्स है जो हम कंपेयर करेंगे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मेटल्स की। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ये पहली चीज़ है जो हमें कंपेयर करके पढ़नी है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो एल्कली मेटल्स में जनरली लास्ट शेल में NS1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और नोबल गैस, ऑब्वियसली नोबल गैस NS1, और इसकी क्या होती है NH2 अल्कलाइन अर्थ मेटल में, ठीक है। तो एल्कली मेटल में लास्ट शेल में सिर्फ एक ही S इलेक्ट्रॉन होता है नोबल गैस के बाहर। Since all these elements have similar valence electrons, they have similar physical and chemical properties, with the exceptions of lithium, obviously. ठीक है, ऐसी बात करते हैं alkaline earth metal में 2 s electrons outside the noble gas होते हैं और all these elements have similar valence shell and hence they have same chemical and physical properties. Clear हो गया atomic radii electronic configuration। अब बात करते हैं atomic and ionic radii की। तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा classification of elements and periodicity and properties वाला point यहाँ पे लगेगा। तो आपको पता होना चाहिए नीचे आते आते एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करता है, नीचे आते आते एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करता है। क्लियर हो रहा है, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीज करता है और लेफ्ट टू राइट जाते जाते एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई डिक्रीज करता है। इंक्रीज करने का रीजन क्या है, इंक्रीज इन शेल नंबर, आपका शेल नंबर इंक्रीज करते हैं नीचे आते आते, तो आपका एटॉमिक रेडियाई भी इंक्रीज करता है। लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज कर रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, सॉरी न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा कंसेप्ट में आपको बता देते हैं सो दैट दिक्कत ना हो। सो इफ आई टॉक अबाउट हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम, तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन इसका न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो न्यूक्लियस से लेकर वो वाले शेल तक का डिस्टेंस जहाँ पे आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये आपका रेडियस बन जाता है हाइड्रोजन का। अगर बात करते हैं लिथियम की, तो ये लिथियम का न्यूक्लियस है, ये इसका फर्स्ट शेल है और सेकंड शेल में आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो लिथियम के केस में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड शेल में प्रेजेंट है, 1s2 2s1, तो सेकंड शेल तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ लिथियम आ जाएगा, है ना। ओके, बात करते हैं सोडियम की, तो सोडियम की एटॉमिक नंबर 11 होता है, 281 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। लास्ट शेल थर्ड शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल और ये थर्ड शेल। तो थर्ड शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस से लेकर लास्ट शेल तक का डिस्टेंस आपका रेडियस ऑफ सोडियम एटम होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो पहले रेडियस छोटा था, फिर बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर और भी फोर्थ शेल तक बड़ा होगा, फोर्थ शेल तक बड़ा होगा, फिफ्थ शेल में आएगा सीजियम और बड़ा होगा, सिक्स शेल में आपका फ्रांशियम का आएगा और बड़ा होगा। तो नीचे आते आते वैलेंस शेल नंबर
इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। अब न्यूक्लियर चार्ज क्या है? न्यूक्लियर चार्ज है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर न्यूक्लियस में इंक्रीज करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते जाते ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर इंक्रीज करे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करते हैं। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके इंक्रीज करते हैं तो आपका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। सो बेसिकली इफ आई टॉक अबाउट कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आपका फ्लोरीन है ना, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 7, 8 और ये 9 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4, बच्चों वाली 2 और 5 है ना, 10th क्लास में हमने पढ़ी होगी। 2 और 6, 2 और 7। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकेंड शेल में ही है। इनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल वैल्यू कितने हैं? सेकेंड शेल ही है। बट यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब यहाँ पे 6 प्रोटॉन्स होंगे, यहाँ पे 7 आपके प्रोटॉन्स होंगे, यहाँ पे 8 प्रोटॉन्स होंगे, यहाँ पे आपके 9 प्रोटॉन्स होने वाले। क्लियर हुआ? तो कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स है, ये फर्स्ट शेल, ये सेकेंड शेल जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है इस तरीके से। नाइट्रोजन के केस में 7 प्रोटॉन्स है, ये फर्स्ट शेल, ये सेकेंड शेल, यहाँ पे 7 प्रोटॉन्स है, सॉरी 5 प्रोटॉन, 7 प्रोटॉन्स और लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है इस तरीके से। तो 6 प्रोटॉन्स कम पॉजिटिव है, कम अट्रैक्शन दिखाएगा, लेकिन 7 प्रोटॉन्स का होल्ड और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज करते हैं, न्यूक्लियस का चार्ज, बाहर से इलेक्ट्रॉन्स को खींचने वाली जो चीज़ है वो इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से शेल साइज, बेसिकली एटॉमिक साइज आपका डिक्रीज करता है। तो हम जानते हैं लेफ्ट टू राइट मूव करने पे एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, डाउन द ग्रुप आने पे एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस भी इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एल्कली एंड अल्कलाइन, एल्कली आयनिक रेडियस, ठीक है, और आपका एटॉमिक रेडियस लार्जेस्ट इन द रिस्पेक्टिव पीरियड। अगर आप पूरे पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो ये वाले ग्रुप में सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट टू राइट तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करे न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीमेंट से। तो अपने पूरे पीरियोडिक टेबल में ये जो एलिमेंट्स हैं इनका सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस होता है। तो यही बात बोली हुई है कि आयनिक और एटॉमिक रेडियस एल्कली मेटल्स की अपने पूरे पीरियोडिक टेबल में लार्जेस्ट होती है। ठीक है, और जैसे जैसे हम नीचे मूव करते हैं जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज करता रहता है। रीजन क्या है? एज द एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, द नंबर ऑफ एनर्जी शेल ऑल्सो इंक्रीजेस बाय 1, जिसकी वजह से देर इज एन इंक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस एज वी मूव डाउन द ग्रुप, क्योंकि शेल नंबर इंक्रीज करे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। उसके बाद आपको याद रखना है लिथियम टू सीजियम जो है आपका सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस वहाँ पे देखने को मिलता है। बट नीचे आते हैं सीजियम और फ्रांशियम में, तो सीजियम और फ्रांशियम का ऑलमोस्ट सिमिलर, या फिर आप बोल सकते हो सीजियम का एटॉमिक रेडियस फ्रांशियम से ज़्यादा बड़ा होता है, हैवी एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडियस छोटा होता है। यहाँ पे अलग कंसेप्ट लगेगा बट आपको नहीं करना, वो आपके सिलेबस में नहीं है। आप जनरल ट्रेंड क्या याद करेंगे? नीचे सीजियम तक एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है ग्रुप 1 एलिमेंट्स का। क्लियर हुआ? इसके बाद बात करते हैं ग्रुप 2 एलिमेंट्स की। तो ग्रुप 2 एलिमेंट्स में भी सेम चीज़ है। अगर आप एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल को कंपेयर कर रहे हैं तो एल्कली मेटल ग्रुप 1 हेयर है यहाँ पे और ग्रुप 2 इधर है। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल पे जाओगे तो लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है ना। तो इसका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा, तो एल्कली मेटल्स बड़े होंगे, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स छोटे होंगे। ठीक है, तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर फेयरली लार्ज, बड़े होते हैं लेकिन स्मॉलर होते हैं, छोटे साइज के होते हैं एज कम्पेयर टू एल्कली मेटल्स। और डाउन द ग्रुप वो आपके एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है, सेम रीजन, शेल नंबर इंक्रीज करता है। ठीक है, दे हैव हायर न्यूक्लियर चार्ज, एल्कलाइन अर्थ मेटल का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है इसलिए एल्कली मेटल से छोटे साइज के हैं। ठीक है, और डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो देयर इज शेल इंक्रीज इन द शेल नंबर, हेंस वी से कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। क्लियर हो गया? आई होप इट्स वेरी क्लियर। चलिए एटॉमिक रेडियस के बारे में डिस्कशन कर लिया। अब थर्ड प्रॉपर्टी हमें डिस्कस करनी होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है ध्यान से देखेंगे। सो अगर हम बात कर रहे हैं सोडियम की, एक तो ये एटम ना आइसोलेटेड होना चाहिए, मतलब किसी और एटम के साथ होना नहीं चाहिए, आइसोलेटेड अकेला होना चाहिए, और ये एटम ना गैसियस स्टेट में होना चाहिए। ये दो कंडीशंस होती है एटम के आयनाइजेशन एंथैल्पी की। जब हम बात करते हैं तो पहले जो एटम होता है वो आइसोलेटेड अकेला होना चाहिए, किसी के और के साथ बाउंडेड नहीं होना चाहिए, अकेला एटम होना चाहिए और गैसियस स्टेट में होना चाहिए। अब जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी आप इसे देते हो वो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बोली जाती है। इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आप दे रहे हो, उससे क्या होगा, ये जो एक इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में है ये लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन है,
क्योंकि न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर है। ये आप इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे रहे हो तो ये इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देगा और Na पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, एक आयन में कन्वर्ट कर देगा और इसमें से 2,8 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी। तो जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी हम देते हैं टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू रिमूव द मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस वैलेंस शेल, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। सोडियम का जो मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके प्रोटॉन्स एंड न्यूक्लियस जो भी है यहाँ पे होंगे, ये फर्स्ट शेल, ये सेकेंड शेल और ये थर्ड शेल। तो न्यूक्लियस से जितना दूर आपका शेल होगा, न्यूक्लियस से जितना दूर शेल होगा उसका होल्ड कम होगा, उसका होल्ड कम होगा तो उसको निकालना ईजी होगा। डाउन द ग्रुप जाते जाते आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करते हैं, डाउन द ग्रुप जाते जाते आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करते हैं, मतलब कम एनर्जी पे ही इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। और लेफ्ट टू राइट जाते जाते आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करते हैं क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। इसके पीछे का आप रीजन लिख सकते हैं, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज मतलब प्रोटॉन जो इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहा है वो ज़्यादा होल्ड करेगा, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है। डाउन द ग्रुप जाते जाते आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज क्यों करते हैं, क्योंकि एटॉमिक रेडिया इंक्रीज कर रहा होता है, एटॉमिक रेडिया इंक्रीज कर रहा होता है, वैलेंस शेल नंबर इंक्रीज कर रहा होता है, आपके न्यूक्लियस का होल्ड कम हो रहा होता है इलेक्ट्रॉन पे, तो कम एनर्जी पे ही आपका इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी होता है। क्लियर हुआ? फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन तीनों एलिमेंट्स का बात करते हैं, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होने की वजह से 2,1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी, 2,8,1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी, 2,8,8,1। जितना आपका वैलेंस शेल नंबर होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी होगा। तो लिथियम का ये आपके सारे एटम्स जो है आइसोलेटेड और गैसियस स्टेट में, ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी लगेगी और ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और भी कम एनर्जी यहाँ पे लगने वाली है। द रीज़न बिहाइंड दैट इज कि ये इलेक्ट्रॉन जो है फोर्थ शेल में है और फोर्थ शेल न्यूक्लियस से, ये फर्स्ट शेल, ये सेकेंड शेल, ये थर्ड शेल और ये फोर्थ शेल न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर है, अट्रैक्शन नहीं है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने का काम हमारे लिए ईजी हो जाता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप लिख सकते हो आयनाइजेशन एनर्जी, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड टाइप्स हो, हाईएस्ट होती है या हाई होती है, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड हो या फिर हाफ फिल्ड हो, फुली फिल्ड हो, नोबल गैस लाइक कॉन्फ़िगरेशन हो या फिर हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो, तो ये आपकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस मानी जाती है। ये क्या माने जाते हैं? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस मानी जाती है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस होने की वजह से अब आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट सोडियम, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, यही होता है ना, यही होता है। मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, सोडियम के बाद ही आता है, तो 1s2, 2s2, 2p6 और ये 3s2। अब ये जो 3s2 है, s पूरे इलेक्ट्रॉन्स इसमें ले रखे हैं, s में इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स तो आ नहीं सकते, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बोलेंगे फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस नहीं है, नोबल गैस वाली कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, बट ये फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, s पूरा भरा हुआ है। फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि आप एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज लेस दैन मैग्नीशियम। ठीक है, ऐसे ही हम एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को कंपेयर करेंगे तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि इसमें NH2 कॉन्फ़िगरेशन है। दिस कॉन्फ़िगरेशन इज फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आपकी ये बन जाती है। ठीक है, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है। ये NS1 कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी है। मोर ओवर जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी, तो एक अनस्टेबल से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है, तो इसमें से निकालना ईजी होता है, कम एनर्जी पे ही इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। इसमें से निकालना मुश्किल होता है क्योंकि एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को आप अनस्टेबल कर रहे हो, NH2 से NS1 में कन्वर्ट करो जब आप एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो। क्लियर हुआ? तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, हम फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, अगर पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे तो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 1 से ज़्यादा होती है क्योंकि ग्रुप 2 में NH2 कॉन्फ़िगरेशन होती है और ग्रुप 1 में NS1 कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब जब आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो अब ये NS1 कॉन्फ़िगरेशन बनेगी और ये आपकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी क्योंकि इसके आगे नोबल गैस भी तो है ना।
अब जब आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी 2, ये सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करी जाती है। तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बताओ किसकी ज़्यादा होगी? सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इनकी ज़्यादा होगी, क्योंकि अब इनकी नोबल गैस कॉन्फिगरेशन है। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो और मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो ग्रुप 2 की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ग्रुप 1, और सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं तो ग्रुप 1 की आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 2 से ज़्यादा होती है, क्योंकि अब फिर आप नोबल गैस कॉन्फिगरेशन से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो। NS1 से निकालना ईजी होगा, कम एनर्जी पे ही निकल जाएगा जब आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो ये ऐसे सीन होता है, ठीक है। वैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है। क्लियर हुआ? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हो, मैं पढ़ा भी देती हूँ। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी of the alkali metals are lower as compared to elements of other groups. साइज बढ़ा है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है, ठीक है। और alkaline earth metals की बात करें, they have greater ionization enthalpy than those of the corresponding group 1 because fully filled light configuration है, और आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है क्योंकि आपका साइज इंक्रीज करता है। क्लियर है? इसके पीछे का रीजन आपको लिखा ही रखा है। डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी एल्कली मेटल्स की भी डिक्रीज करेगी, और डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी अल्कालाइन अर्थ मेटल्स की भी डिक्रीज करेगी, बट एल्कली मेटल्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी अल्कालाइन अर्थ मेटल से कम होती है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, ठीक है। सो रीजन क्या है? वैलेंस एस इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली हेल्ड इन द न्यूक्लियस एंड कैन बी इजीली नॉक्ड ऑफ बाय सप्लाइंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी क्यों डिक्रीज करी है, वो इसके पीछे का रीजन है। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द अल्कालाइन मेटल द रिजल्टिंग केटायन हैज अ स्टेबल कॉन्फिगरेशन। जब एक बार आपने इलेक्ट्रॉन अल्कली मेटल से निकाल दिया, अब उसकी नोबल गैस कॉन्फिगरेशन मिल जाएगी। Due to an increase in the number of inner shells, the screening effect also increases, and hence the attraction of the nucleus from the valence shell also increases, and now the ionization enthalpy of group 1 elements, second ionization enthalpy group 2 elements की, group 1 elements की ज़्यादा होगी as compared to group 2। मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है, कंटेंट आप एक बार पढ़ लेना, सारी चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है। क्लियर हो गया? चलें आगे। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है। हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात करते हैं तो हाइड्रेशन एंथैल्पी पानी, हाइड्रेशन मतलब पानी, पानी जहाँ पे होगा वो हाइड्रेशन होता है वर्ड, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम बात करें, आपने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, लिथियम पॉजिटिव आपने बना दिया, अब ये गैसियस स्टेट में, अब जैसे इसको आप पानी में डालेंगे तो लिथियम पॉजिटिव को स्टेबलाइज करता है कौन? वाटर। लिथियम पॉजिटिव कोई भी आयन आपका बनेगा एक्वस स्टेट में, अगर हम बात करें पानी में आपने डाल दिया आयन बना के, तो एक्वस स्टेट में यहाँ पे स्टेबलाइजेशन होती है, लिथियम को स्टेबलाइज करता है वाटर। ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है वाटर में, तो लिथियम पॉजिटिव के साथ वो इंट्रैक्शन शो करता है, लिथियम पॉजिटिव के साथ वो इंट्रैक्शन शो करता है इस तरीके से, है ना, इस तरीके से वो इंट्रैक्शन शो करता है आपका वाटर। तो जितने वाटर मॉलिक्यूल्स इस लिथियम पॉजिटिव को स्टेबलाइज कर रहे हैं, इंटरेक्शन शो कर रहे हैं, इससे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है। जो इंट्रैक्शंस हो रही है उससे एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। और ये जो एनर्जी रिलीज होती है इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन एंथैल्पी। इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन एंथैल्पी। जब भी इंट्रैक्शन होती है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में तो एनर्जी रिलीज होती है, आपकी हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी का अगर हम बात करें, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है अगर आपका साइज आयन का स्मॉलर होता है। स्मॉल केटायन के लिए लो, स्मॉल केटायन के लिए हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है। लिख लीजिए, स्मॉलर द केटायन, स्मॉलर केटायन implies हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, है ना, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। इसके पीछे का रीजन बता दूं क्या है? देखो लिथियम ना छोटू सा है, लिथियम पॉजिटिव छोटू सा होगा, नीना सोडियम बड़ा होगा, पोटेशियम और बड़ा होगा, इन तीनों में ही समझ लेते हैं। डाउन द ग्रुप आयनिक साइज इंक्रीज कर रहा है। अब एक पॉजिटिव चार्ज है छोटे से एटम के ऊपर या आयन के ऊपर, और ये एक ही पॉजिटिव चार्ज बड़े एटम के ऊपर है, ये एक ही पॉजिटिव चार्ज और बड़े एटम के ऊपर है। तो पर यूनिट डेंसिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बहुत कम हो जाएगा। जितना साइज बड़ा लेते जाओगे पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड होता जाएगा, कम होता जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो यहाँ पे जो वाटर के साथ इंट्रैक्शंस है वो डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव की तो इंट्रैक्शंस है। जितना छोटा साइज केटायन का होगा,
तो पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जैसे हम चार्ज डेंसिटी पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बोलेंगे, सबसे ज़्यादा छोटे वाले एटम के या छोटे वाले आयन के ऊपर होने वाली है। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना इंट्रैक्शन, उतना बड़े इंट्रैक्शन, उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज, उतनी ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी। जितना बड़ा आपने आयन लिया है उतना पर यूनिट, पर एरिया या पर वॉल्यूम पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। जब पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो वाटर के अट्रैक्शंस यहाँ पे कम होंगी, हाइड्रेशन कम होने वाला है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि छोटे चार्ज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी हाई होती है। जब पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी हाई होगी तो इंट्रैक्शंस बढ़िया होंगे, इंट्रैक्शंस बढ़िया होंगे तो आपकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होने वाली है, आपकी हाइड्रेशन एंथैल्पी वहाँ पे ज़्यादा होने वाली है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे साइज इंक्रीज करते हैं तो हाइड्रेशन एंथैल्पी आपकी डिक्रीज करती है, ये आपको याद रखना है। स्मॉलर के टाइम के लिए हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है। क्लियर हुआ? ओके, क्लियर हो गया ना? बस अब तो हो गया। सो यहाँ पे आप देख सकते हो हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू आपको दी हुई है। लिथियम छोटे साइज का है तो हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी, सीजियम बड़े साइज का है तो आपकी हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होगी। रिमेंबर फ्रांशियम को हम इंक्लूड नहीं करके लगते, फ्रांशियम का साइज सीजियम से छोटा होता है, उसके रिलेटिव थ्योरी का कंसेप्ट है वो आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं नहीं बताऊंगी, सिर्फ सीजियम तक ही कंसिडर करके चलना। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ द स्मॉलर साइज ऑफ लिथियम हैज मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन एंड इट इज बिकॉज ऑफ दिस लिथियम सॉल्ट्स आर मोस्टली हाइड्रेटेड। तो लिथियम के जितने भी सॉल्ट्स हैं आप देखोगे हाइड्रेटेड फॉर्म में ही रहेंगे। सिमिलरली अगर हम बात करें डाउन द ग्रुप तो साइज इंक्रीज करे तो आपकी इनकी भी हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी। तो बेरिलियम का छोटा साइज है तो इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होने वाली है। क्लियर है? अगेन स्मॉलर के टाइम के साइज की वजह से अगर हम बात करें अब एल्कलाइन मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में किसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी साइज आपकी छोटी ज्यादा होने वाली है, तो लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज करता है। अभी आपने देखा लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज करता है, साइज डिक्रीज करता है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी मैंने आपको बताया ज्यादा होती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है ना। तो यहाँ पे इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। आई होप इट्स वेरी क्लियर, समझ आया सबको? चलें आगे। ओके, कमिंग टू द यूनिपॉजिटिव एंड डाई पॉजिटिव आयन, जैसे कि मैंने आपको बोला जो एल्कली मेटल्स हैं इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस NS1 कॉन्फ़िगरेशन है। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है? नोबल गैस NS1 कॉन्फ़िगरेशन है। जो आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये नोबल गैस NH2 कॉन्फ़िगरेशन को होल्ड करते हैं। और लुईस थ्योरी ये कहते हैं कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वो बनाना चाहते हैं। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तब बना पाएंगे जब NS में से एक इलेक्ट्रॉन आप नॉकआउट कर दोगे। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तब बनाना चाहेंगे जब वो NS में से एक इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाएगा तो आपका M जो है M पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यूनिपॉजिटिव आयन है आपका, जितने भी एल्कली मेटल्स है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। कभी भी आपने Li+2 नहीं देखा होगा, हमने हमेशा Li+, Na पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव, सीजियम पॉजिटिव, रुबीडियम पॉजिटिव ये देखा होगा। जितने भी आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल है, मैग्नीशियम पॉजिटिव कभी देखा है? नहीं देखते, हम मैग्नीशियम +2 बोलते हैं। द रीजन बिहाइंड दैट इज मैग्नीशियम में से एल्कलाइन अर्थ मेटल है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या ऑक्टेट कंप्लीट करने के चक्कर में वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकालता है। तो आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल +2 ऑक्सीडेशन स्टेज दिखाते हैं, डाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेज दिखाते हैं, और एल्कली मेटल यूनिपॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेज को दिखाते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, सो एल्कली मेटल एग्जिबिट्स +1 ऑक्सीडेशन स्टेज and are very strongly electropositive in nature. The electropositive character increases from lithium to cesium. अब जो डाउन द ग्रुप है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर मतलब मेटालिक करेक्टर इंक्रीज कर रहा है ना। देखो मेटालिक करेक्टर की अगर हम बात करें तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज करता है, तो सेम चीज़ है लिथियम टू सीजियम में जाते जाते आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज करता है। ठीक है, रीजन क्या दिया हुआ है? एज एल्कली मेटल्स हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पीज, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लूज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म द यूनिपॉजिटिव आयन। और यहाँ पे अगर देखो कि एल्कलाइन अर्थ मेटल लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म अ डाइवेलेंट केटायन, मतलब डाई पॉजिटिव एलिमेंट्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सो एज टू एक्वायर अ स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। Larger the amount of lattice energy is released during the formation of compound containing M+2 than the formation of compounds containing M+1। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी की हम बात करेंगे, बट यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो लैटिस एनर्जी क्या होती है? जब आपका केटायन फॉर्म हो जाता है और किसी एनायन के साथ इंट्रैक्शन शो करता है, तो अब ये इंट्रैक्शन की वजह से एक लैटिस फॉर्म होता है और लैटिस एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही बड़े इंट्रैक्शन होगा, उतनी ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ लैटिस एनर्जी रिलीज होगी। तो बस इसमें एक पॉइंट ये एक्स्ट्रा ऐड करा हुआ है, जो लैटिस एनर्जी है M+2 की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू M+ आयंस। क्लियर हुआ? तो दिस इज ऑल अबाउट योर 4th प्रॉपर्टी। ऐसे हमें 11 प्रॉपर्टीज़ करनी है। ठीक है, तो जल्दी से करते हैं, यहाँ पे नोट कर लीजिए अगर आपका हो गया है तो।
बाकी नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल ही जाते हैं, वो हम देख लेंगे, ठीक है। ओके, कमिंग टू द सिक्स्थ प्रॉपर्टी। ओके, ये आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी थी, ठीक है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये आपकी सिक्स्थ प्रॉपर्टी अब, ठीक है। चलिए सिक्स्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, मेटालिक करेक्टर। तो एक मेटल की अगर मैं बात करूँ तो आपका मेटल क्या होता है? मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स which have the tendency to lose electrons, which have the tendency to lose electrons, है ना? यही आपके मेटल्स होते हैं जिनकी टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी होती है। क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताओगे नीचे जाते जाते आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज कर रही है, मतलब कम एनर्जी देते ही इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, तो मेटालिक करेक्टर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा ना। मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करता है, तो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है, तो मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करता है। देखो सोच के देखो कि आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो रही है, कम एनर्जी पे ही इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन मेटल के फेवर में, मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को निकालना चाहता है, तो बस वही वाली बात है। डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है, इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी है, मेटालिक करेक्टर वहाँ पे इंक्रीज करता है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। ओके, तो मेटालिक करेक्टर ऑफ दिस ग्रुप टिपिकली शोज लो आयनाइजेशन एनर्जी। हम जानते हैं जो ग्रुप 1 होते हैं सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी इनकी होती है, एंड दे आर वेरी सॉफ्ट, मेलिएबल और डक्टाइल। मेटालिक करेक्टर्स इनमें देखने को मिलते हैं। मेटल्स हम वर्ड यूज करते हैं, एल्कली मेटल्स, तो मेटालिक प्रॉपर्टी होगी, मेलिएबल होंगे, मतलब शीट में मेलिएबल, हाँ, डक्टाइल, मेलिएबल, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। डक्टाइल मतलब वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कॉपर वायर आपका मेटल है। मेलिएबल मतलब शीट्स में कन्वर्ट करते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल्स जो है शीट में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये थोड़े से सॉफ्ट भी होते हैं, इनकी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। जैसे अगर आप बात करें सोडियम को, तो हम चाकू से ही काट देते हैं, इतना सॉफ्ट मेटल होता है वो, ठीक है। दे आर सिल्वरी वाइट, सिल्वर कलर के होता है, और वाइटिश लेयर उनके अंदर होती है, और दे टार्निशेस इन दी एयर की प्रेजेंस में ऑक्साइड्स लेयर वो बना लेते हैं और वो टार्निश हो जाते हैं, ठीक है। एंड द मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप जाते जाते मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते जाते दे हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। बैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना ईजी हो जाता है, आप जानते ही हैं, तो मेटालिक करेक्टर ईजिली आपका वहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो ये आप पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में भी सेम है, डाउन द ग्रुप आते आते आपका मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है, तो मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करता है। अब लेफ्ट और राइट में अगर हम देखेंगे तो उसका कंपेयर आप मुझे करके बताओ, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, बताएंगे। चलिए अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, एंड देयर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, बट दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैन योर अल्कली मेटल्स, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करते तो आपका इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, तो मेटालिक करेक्टर डिक्रीज करेगा, मेटालिक करेक्टर डिक्रीज करते, तो बस सेम चीज लिखी हुई है। सिंस द एटम्स ऑफ अल्कलाइन मेटल्स हैव स्मॉलर साइज, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एज कंपेयर टू अल्कली मेटल्स, दे आर लेस मेटालिक इन नेचर। हाउएवर डाउन द ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी हो जाता है, तो डाउन द ग्रुप मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करते हैं, एंड दे आर लेस सॉफ्ट दैन योर अल्कली मेटल्स। क्लियर हुआ? मेटालिक करेक्टर डन। इसके बाद बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की, तो यहाँ पे आप पढ़ ही सकते हो, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कली मेटल्स आर वेरी लो, बहुत कम इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है, एंड इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डाउन द ग्रुप जाते जाते आपका डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, विद फ्यू एक्सेप्शंस ऑब्वियसली। सो अल्कली मेटल्स हैव लार्जर साइज एंड देयर इंटरमेटालिक बॉन्ड इन देम आर क्वाइट वीक। डाउन द ग्रुप जाते जाते मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज क्यों करता है? क्योंकि जितना बड़ा साइज होगा उतना ही वहाँ पे कम इंट्रैक्शंस देखने को मिलेगा, जितना छोटा साइज होगा उतनी ही ज़्यादा ओवरलैपिंग, उतनी ही ज़्यादा इंट्रैक्शंस देखने को मिलेगा। तो डाउन द ग्रुप मेटालिक करेक्टर या फिर मेटालिक इंट्रैक्शंस आप बोल सकते हो, वो डिक्रीज करते हैं या वीक होती है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाता है जैसे जैसे आप नीचे मूव करते हो। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट विच डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप with the increase in atomic size। क्लियर हुआ? इसके बाद बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ योर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर हायर एज कम्पेयर टू अल्कली मेटल्स, अगैन क्योंकि छोटा साइज होगा, अच्छी ओवरलैपिंग होगी, अच्छा बॉन्ड बनेगा, तो इन छोटा साइज होगा तो हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट होने वाला है। स्मॉल साइज implies high melting and boiling point. Done? Okay. Because of the smaller size and more close packing crystal lattice, आपकी जितना छोटा साइज होगा, आपने जितना छोटा साइज होगा उतनी ही बढ़िया यहाँ पे मेटालिक बॉन्डिंग होने वाली है, उतनी ही बड़ी पैकिंग होने वाली है, उतनी ही बढ़िया
आपका उतना ही ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। जितना बड़ा साइज होगा उसमें उतना ही गैप या ओवरलैपिंग पुअर होगी। तो इसका लो मेल्टिंग पॉइंट है, इसका बहुत अच्छी पैकिंग है तो इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है। क्लियर हुआ? तो इनका साइज छोटा होता है तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होने वाली है। डन? ओके, कमिंग टू द 8th पार्ट, नेचर ऑफ बॉन्ड की बात करते हैं। सो नेचर ऑफ बॉन्ड में यहाँ पे आपका आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड की ही बात करी होती है। ठीक है, सो एल्कली मेटल्स जो है जनरली आयनिक कंपाउंड बनाते हैं एंड द आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। लिथियम टू सीजियम जाते जाते आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। इसके लिए ना आपको फजांस रूल के बारे में पता होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? फजांस रूल के बारे में पता होना चाहिए। फजांस रूल ये कहता है, फजांस रूल ये कहता है कि एक बॉन्ड के अंदर कितना कोवलेंट कैरेक्टर है, एक बॉन्ड के अंदर कितना कोवलेंट कैरेक्टर है, एक आयनिक बॉन्ड के अंदर कितना कोवलेंट कैरेक्टर है, वो हम फजांस रूल से देख के बता सकते हैं। फजांस रूल कहता है कि जितना छोटा साइज केटायन का होगा और जितना बड़ा साइज एनायन का होगा, तो केटायन के छोटे साइज और हाई चार्ज की वजह से एनायन की जो आपके बाहर के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है ये अट्रैक्ट हो जाते हैं और यहाँ पे समटाइम्स ओवरलैपिंग देखने को मिलते हैं और इसे हम पोलराइजेशन ऑफ एनायन बोलते हैं और पोलराइजेशन पावर ऑफ केटायन बोलते हैं। पोलराइजेबिलिटी एनायन की होती है और पोलराइजेशन पावर केटायन के होते हैं। तो जितना ज़्यादा छोटा साइज केटायन का होगा और बड़ा एनायन होगा तो उतनी ज़्यादा पोलराइजेशन होगी और उतनी ही ज़्यादा कोवलेंसी होगी, उतनी ही ज़्यादा कोवलेंसी होगी। स्मॉल केटायन implies high कोवलेंसी, हाई कोवलेंसी। स्मॉल केटायन मतलब हाई कोवलेंसी या फिर लो आयनिक कैरेक्टर बोल सकते हो, लो आयनिक बोल सकते हैं। स्मॉल केटायन मतलब हाई कोवलेंसी एंड लो आयनिक कैरेक्टर। अब डाउन द ग्रुप आ रहे हो, केटायन का साइज इंक्रीज करें, केटायन का साइज इंक्रीज करे तो कोवलेंसी, स्मॉल केटायन के लिए हाई कोवलेंसी थी तो केटायन का साइज इंक्रीज करे तो लो कोवलेंसी होगी। अगर लो कोवलेंसी होगी तो आप क्या बोलेंगे? हाई आयनिक चार्ज होने वाला है या हाई आयनिक कैरेक्टर होने वाला है, हाई आयनिक कैरेक्टर वहाँ पे होने वाला है। तो डाउन द ग्रुप आते हो तो आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, साइज बड़ा हो रहा है केटायन का, कोवलेंसी कम हो रही है तो आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, सेम सी बात है। सो द डेंसिटी फॉर्म आयनिक कंपाउंड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। मोर ओवर डाउन द ग्रुप अभी आपने पढ़ा मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। जब मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, जब मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो आयनिक कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होने वाली, तो सेम चीज है। ठीक है, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो रही है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करे तो आयनिक कैरेक्टर बनाने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी। कोवेलेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर, तो डाउन द ग्रुप आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। डन। इसके बाद देखो नेचर ऑफ बॉन्ड्स, हम अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें तो अल्कलाइन मेटल्स की तरह अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी आयनिक बॉन्ड को या आयनिक कंपाउंड को फॉर्म करते हैं, बट ये दे आर लेस आयनिक दैन अल्कली मेटल्स। ऑब्वियसली लेस आयनिक होंगे, इनका साइज कम होगा, केटायन इनके साइज स्मॉल होता है। स्मॉल केटायन मतलब हाई कोवलेंसी, हाई कोवलेंसी मतलब लेस आयनिक कैरेक्टर। क्लियर हुआ? समझ आ रही है सारी चीजें? सो टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड, बट अगर इनके आयनिक कैरेक्टर की बात करें तो इनका आयनिक कैरेक्टर कम होता है, इनका ज़्यादा होता है, बट डाउन द ग्रुप अगेन आयनिक कैरेक्टर इनका इंक्रीज करता है क्योंकि आपके केटायनिक साइज इंक्रीज करता है। ठीक है ना? सो फर्स्ट मेंबर्स बेरिलियम जो है इसमें आयनिक कैरेक्टर कम होगा, तो इनका जो फर्स्ट मेंबर बेरिलियम है वो कोवलेंट कंपाउंड्स ही बनाता है। मैग्नीशियम में भी कोवलेंट कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी यहाँ पे देखी जाती है। ठीक है, other elements also form ionic compounds. The reason behind that is the compounds are less ionic because of the high ionization enthalpy and higher than the alkali metals. ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करिए फिर आगे चलते हैं। Okay, coming to the 9th point, this is the flame coloration. ठीक है, सो यहाँ पे ना बहुत बढ़िया चीज़ दिखती है, अगर आपने नोट करा होगा तो मैंने जो फर्स्ट पेज लगाया था ना, तो यहाँ पे मैंने देखते हैं फर्स्ट पेज पे आते हैं वापस से, तो ये मैंने लगाया था, तो आप देख रहे हो ये फ्लेम कलरेशन है। सेम कैंडल या आप ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में अगर आप देखो कि बेरियम ब्लू कलर की फ्लेम दे रहा है, सोडियम आपकी जनरली येलो देता है, बट यहाँ पे रेडिश दिखा के तो देख लेंगे। पोटेशियम ऐसे डिफरेंट कलर, डिफरेंट एलिमेंट्स जो है डिफरेंट कलर की फ्लेम आपको दे रहा है। तो फ्लेम कलरेशन वाला टॉपिक ना इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पे कि अगर आपके सामने सोडियम रख दिया, आपको पोटेशियम भी रख दिया और आपको चेक करना है कि कौन सा सोडियम और कौन सा पोटेशियम है, तो आप क्या करते हो? एक फ्लेम टेस्ट करते हो। क्या करते हो? एक फ्लेम टेस्ट करते हो। ठीक है, उस फ्लेम टेस्ट में सोडियम अलग कलर देते हैं और पोटेशियम अलग कलर देते हैं और वो कलर आपको पता होता है।
ठीक है, तो यहाँ पे फ्लेम टेस्ट से हम बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा मेटल आपको दिया गया है, कौन सा एलिमेंट आपको दिया गया है, तो वही है फ्लेम कलरेशन। और वो क्यों होता है ये मैं आपको बता देती हूँ अभी, बहुत इजी है फ्लेम कलरेशन वाला टॉपिक, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि हमारा जो आपके एलिमेंट्स हैं, देखो अल्कली मेटल्स एंड सॉल्ट्स इम्पार्ट अ कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम कलर टू द फ्लेम। सोडियम अलग कलर देगा, पोटेशियम अलग कलर देगा, सीजियम अलग देगा, ऐसे ही रुबिडियम अलग कलर देगा। और उसके पीछे का रीज़न क्या होता है, ध्यान से देखो। तो अगर हम बात करें फ्लेम कलरेशन के पीछे का रीज़न इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन इज द रीज़न बिहाइंड फ्लेम कलरेशन। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन इज द रीज़न बिहाइंड फ्लेम कलरेशन। सो अगर मैं बात करती हूँ सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होने की वजह से 1s2 2s2 2p6 3s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी होती है। इसके बाद ये थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन है, थर्ड शेल का इलेक्ट्रॉन है। सोडियम में 281 एक इलेक्ट्रॉन किस में, थर्ड शेल में। अब जब भी हम एटम को बनाते हैं तो दिखाते हैं वहाँ तक है जहाँ तक लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे इसके बाद फोर्थ शेल होगा ही नहीं। इसके पास फोर्थ शेल भी होगा, फिफ्थ शेल भी होगा, सिक्स्थ भी होगा और हायर शेल भी होंगे। फोर्थ शेल भी होगा, फिफ्थ शेल भी होगा और सिक्स्थ शेल भी होंगे, बट उसको यूजुअली हम दिखाते नहीं, वहाँ तक दिखाते हैं जहाँ तक आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो जब आप सोडियम को एक फ्लेम में डाल रहे हो, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसको एनर्जी मिल जाती है, लास्ट इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाती है, वो एक्साइट होके नेक्स्ट शेल पे चला जाता है, क्योंकि फ्लेम से आप एनर्जी दे रहे हो। अब क्या होने वाला है, अब ये होने वाला है, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके ऊपर चला गया, फिर आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट हो जाता है तो ऑब्वियसली वो बेचैन हो जाएगा तो वापस आएगा। तो इलेक्ट्रॉन जब वापस आता है, अच्छा ये जब एक्साइट होगा ना, तो पूरे यूवी लाइट से, जो वाइट लाइट है, वहाँ से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर एक्साइट हो जाता है। लेकिन जब ये वापस आता है फोर्थ शेल से थर्ड शेल में वापस आता है, तो एक कलर्ड लाइट, ये विजिबल रीजन में एक कलर्ड लाइट ये रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ पे इसी की वजह से कलर आता है। तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन के बाद जब वो वापस ग्राउंड स्टेट में आता है, तो एक विजिबल वेवलेंथ के रेंज में आपका जो है वो वापस आता है, और वो विजिबल वेवलेंथ आपको कलर इम्पार्ट करता हुआ दिखता है, ठीक है। तो ये आपका फ्लेम कलरेशन के पीछे रीज़न है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑन हीटिंग एल्कली मेटल्स द इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड इजीली टू द हायर एनर्जी लेवल। जब आप एल्कली मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में भी देखने को मिलेगा, तो इलेक्ट्रॉन आपका हायर एनर्जी लेवल पे चला जाता है। व्हेन दिस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू द ग्राउंड स्टेट, फोर्थ शेल से वापस से थर्ड शेल में जब आएगा, दे एमिट एक्स्ट्रा एनर्जी। तो ऑब्वियसली अपनी एनर्जी लूज करके आएगा, क्योंकि हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी तो छोड़ के आएगा। जो एनर्जी आपकी होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फॉर्म में होती है, और इसकी वजह से वो जो रेडिएशंस होती है विजिबल रीजन में उनकी वेवलेंथ लाइक करती है, और वहाँ से आपको कैरेक्टरिस्टिक कलर देखने को मिलता है। ऐसे ही अल्कलाइन अर्थ मेटल में भी कैरेक्टरिस्टिक कलर्स देखने को मिलेंगे। जैसे अगर हम बात करें, कैल्शियम का ब्रिक रेड कलर होता है, स्ट्रॉन्शियम का आपका क्रिम्सन रेड कलर होता है, बेरियम का एप्पल ग्रीन फ्लेम देता है, रेडियम क्रिम्सन कलर की फ्लेम देता है, ठीक है। तो ये आपके फ्लेम कलरेशन है, ठीक है। तो अगर आपको बोल दें कि कैल्शियम है, आपने करा भी होगा टेस्ट, और बेरियम है, तो आप क्या करते हो, फ्लेम टेस्ट करते हो। प्लैटिनम वायर में कैल्शियम या बेरियम लगा देते हो, जो भी है, और उसको फायर में डाल देते हो, बंसन बर्नर में ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में डाल देते हो। तो कैल्शियम आपको रेड फ्लेम देता है, बेरियम आपको एप्पल ग्रीन फ्लेम देता है, ठीक है। तो ये आपका फ्लेम कलरेशन हो गया। बात करते हैं 10th प्रॉपर्टी की, विच इज डेंसिटी। तो हम जानते हैं डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अल्कली अर्थ मेटल सबसे पहले होते हैं, सबसे कम एटॉमिक नंबर, सबसे कम एटॉमिक मास होता है। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर आप कंसीडर करोगे तो इनकी बहुत ही लो डेंसिटी होती है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर बहुत लाइटर, ठीक है, इतने ज़्यादा इनकी कम डेंसिटी होती है कि पानी से भी कम डेंसिटी होती है। हाउएवर डाउन द ग्रुप आप जा रहे हो, क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है तो एटॉमिक मास भी इंक्रीज करता है, और एटॉमिक मास इंक्रीज करता है तो डेंसिटी भी इंक्रीज करती है ना। तो नीचे आएंगे तो डेंसिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो नीचे आते आते डेंसिटी इंक्रीज करती है। सो एज वी मूव डाउन द ग्रुप फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, बोथ द एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक मास इंक्रीजेस, बट जो इंक्रीज इन एटॉमिक मास है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक साइज, जिसकी वजह से डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है। क्लियर है।
ओके, सो यहाँ पे बात करते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की. दे आर डेंसर दैन योर अल्कली मेटल्स ड्यू टू स्मॉलर साइज एंड बेटर पैकिंग नहीं है, पैकिंग है ऑफ द क्रिस्टल लैटिस. जो आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल है वो आपके ज़्यादा डेंसिटी शो करते हैं क्योंकि उनके अंदर स्मॉलर साइज होता है, बेटर पैकिंग होती है, तो डेंसिटी ज़्यादा होती है. ठीक है, बिकॉज ऑफ द स्मॉलर साइज एंड बेटर पैकिंग एज कम्पेयर टू अल्कली मेटल्स, दे आर डेंसर दैन योर अल्कली मेटल्स. The decrease in density from beryllium to carbon may be due to decrease in the packing efficiency of the solid lattice. क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं. टॉपिक आपका ऑलमोस्ट खत्म हो गया. एक छोटा सा कंसेप्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके बारे में हम कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है, पढ़ लेते हैं इसके बारे में भी. सो अल्कली मेटल्स लिथियम को छोड़ के, सिर्फ लिथियम, ये एनोमलस बिहेवियर में भी आप कंसिडर कर सकते हो, जितने भी अल्कली मेटल्स हैं लिथियम को छोड़ के क्या दिखाते हैं, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंसेप्ट दिखाते हैं. अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक फिनोमिना होता है जहाँ पे आपका इजेक्शन होता है, एक एमिशन होता है एक इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर नीड टू स्ट्राइक अगेंस्ट देम. ठीक है, सो बेसिकली हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की. क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? अगर आपने सोडियम का मेटल प्लेट लिया यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर लूजली हेल्ड 281 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेटल प्लेट है, बहुत सारे सोडियम के एटम्स है. अब जैसे ही आप यहाँ पे बात करते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहाँ पे फॉल करेगी, तो इसमें जो मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन है वो नॉकआउट हो जाएगा, और इसी को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं. क्लियर हुआ? तो बस आपका इजेक्शन ऑफ ये जो इलेक्ट्रॉन है, जब आपकी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल करेगी तो आपका क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला जाएगा. और लिथियम ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों नहीं दिखाता? क्योंकि लिथियम के बारे में हम जानते हैं कि यहाँ पे जो लिथियम है इसकी काफ़ी ज़्यादा हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है. हाई आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से ये अपना इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं कर सकता. डाउन द ग्रुप आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करते तो इलेक्ट्रॉन नॉकआउट करना ईजी होता है, बट लिथियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखाता है. ठीक है, सो ड्यू टू लो आयनाइजेशन एंथैल्पी अल्कली मेटल स्पेशली पोटेशियम सीजियम तक जाते जाते आपका जो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है व्हेन एक्सपोज टू लाइट वो होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलता है. Lithium has highest ionization enthalpy amongst the alkali metals and cannot be used in a photoelectric cell because it does not release electron on exposure to light. लाइट में इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं होती कि वो लिथियम के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दे, वैसे भी उसकी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, बट बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं पोटेशियम से सीजियम तक जाते जाते काफ़ी ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वहाँ पे देखने को मिलता है. ठीक है, अब ना आपके कुछ टॉपिक्स रह गए जहाँ पे हमें एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम को डिस्कस करना है. ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं. ठीक है, कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो लिथियम अलग दिखाता है, कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपका बेरिलियम वो भी एनोमलस बिहेवियर दिखाते हैं, कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो बेरिलियम अलग अलग प्रॉपर्टी दिखाते हैं, इसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं. साथ के साथ अगर हम बात करें तो आपका एनोमलस बिहेवियर के साथ डायगोनल रिलेशनशिप में कौन कौन सी ऐसी कॉमन रिएक्शंस हैं जो लिथियम मैग्नीशियम के साथ दिखाता है और बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ दिखाता है, वो वाला एक टॉपिक आपका बचा है. और लास्ट में इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ योर आपके ग्रुप 1 एलिमेंट्स एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बचा जिसमें एक सोलवस प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम डिस्कस करेंगे. बट आज की क्लास में हमने क्या करा है, आज की क्लास में हमने आपका बेसिक इंट्रोडक्शन करा कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमने कर ली है. ठीक है ना, बेसिक इंट्रोडक्शन हमने कर लिया है. इसके अलावा अगर हम बात करें बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद अल्कली मेटल्स को ग्रुप 1 एलिमेंट्स बोलते हैं और ग्रुप 2 एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं. इनके कुछ कॉमन पीरियोडिक ट्रेंड्स थे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने डिस्कस करी, किस तरीके से ये आपस में रिलेटेड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में और किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी चलती है. ऐसे ही इनके एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई के बीच में हमने डिस्कशन करी है, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई आपका डिस्कस करा है. आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज आपकी इंक्रीज डिक्रीज वाला कंसेप्ट हमने करा है ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी को हमने पढ़ा है. मेल्टिंग पॉइंट, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने करी है. और यहीं पे आप लिख सकते हो, ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आ गया, यहीं पे आप यहाँ पे लिख सकते हो हमने मेटालिक करेक्टर को भी कंपेयर करा है, किस तरीके से मेटालिक करेक्टर चेंज होता है, इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, वो सारी चीज़ें करिए. फिजिकल प्रॉपर्टी में आपके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और वो सिल्वर मेटल स्टेट हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस करी. डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ. डायगोनल रिलेशनशिप में कौन कौन सी ऐसी केमिकल रिएक्शंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं. डायगोनल रिलेशनशिप की केमिकल रिएक्शन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. साथ के साथ एनोमलस बिहेवियर लिथियम दिखाता है, वो क्यों दिखाता है उसे हम ऑलरेडी
डिस्कस कर चुके हैं एनोमलस बिहेवियर, बट कौन कौन सी ऐसी केमिकल रिएक्शंस हैं जो लिथियम और बेरिलियम अलग दिखाते हैं फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव ग्रुप्स, वो हमें डिस्कस करना है। इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, बट इसमें मेजर चीज़ें हमें डिस्कस करना है, केमिकल रिएक्टिविटी हमें डिस्कस करनी है। आगे आने वाले चैप्टर में इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की प्रिपरेशन मेथड्स है, वो भी हमें डिस्कस करना है, बट आज की क्लास में हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है। आई होप आपको लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अब एस ब्लॉक एलिमेंट आपको बाहरी नहीं लग रहा होगा, है ना? नहीं लग रहा ना? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर कोई भी दिक्कत आप फेस कर रहे हो तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आप जानते हो मैं रिप्लाई हमेशा करती हूँ और हमेशा करूँगी, ठीक है? तो ओके, तो यहाँ पे ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस ऑफ योर टर्म 2 एग्जाम। होपफुली हम सिलेबस को बहुत जल्दी खत्म कर देंगे, तो आपको ये टेंशन लेने की बात बिल्कुल है ही नहीं कि आपका सिलेबस कब खत्म होगा। कोई धोखा आपके साथ नहीं होने वाला। सारी चीज़ें हम अगर भगवान ने चाही तो ऑब्वियसली अच्छे तरीके से हम करेंगे। कोविड रहा सही, तो अगर हमारी तबीयत सही रही तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें हम अच्छे तरीके से करते जाएंगे। कोई धोखा हमारा देने का कोई मोटिव है नहीं। बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करवाना है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आप लोगों की ग्रोथ हो, आप लोग बहुत अच्छा करें अपनी लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें, सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर preparations. Keep learning, keep growing. Till then, thank you so much for watching and see you in part 2 of S Block Elements.